सुप्रभात बच्चों। हिंदी व्याकरण बाय दिलबाग शास्त्री जी के चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आइए पाठ 5 मिठाई वाला इसका अगला भाग पढ़ते हैं। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, अंदाज़ा लगाया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फेरी वाला क्या था? गली गली में जाकर अपना सामान बेचना। फिर वह सौदा भी कैसे, सौदा मीन्स अपना सामान कैसे सस्ता उचित सही दाम पर बेचता है। भला आदमी जान पड़ता है, कोई सज्जन पुरुष ही लगता है। समय की बात है, जो बेचारा क्या था? दीनहीन इस तरह मारा मारा फिरता है, घूमता है। पेट जो ना कराए सो थोड़ा, अर्थात पेट को भरने के लिए हमें मेहनत तो करनी ही पड़ती है, कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ता है। इसी समय मुरली वाले का शीण मीन्स धीमा मंद आवाज़ दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ी आई। बच्चों को बहलाने वाला मुरली बेचने वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, अपने मन में सोचने लगी, और स्वर कैसा मीठा है कि कितनी मीठी आवाज़ है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति स्नेह सिक्त यानी कि प्रेम से परिपूर्ण बातें याद आती रही कि किस तरह मधुर आवाज़ में गाकर मुरली वाला बच्चों का दिल बहलाता था, कैसे मीठी मीठी उनसे बातें करता था। महीने के महीने आए, यानी समय बीतता गया। फिर मुरली वाला ना आया। काफ़ी लंबे समय तक मुरली वाला नहीं आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति याद भी क्षीण हो गई, धीमी पड़ गई, मंद पड़ गई, कमज़ोर हो गई। 8 मास बाद, लगभग 8 महीने के बाद, सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके नहा धोकर मकान की छत पर चढ़कर अजानुलंबित होता है घुटनों तक लंबे केश बाल सुखा रही थी। गीले बालों को धूप लगवा रही थी, सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा वही आवाज़ आई, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला यानी कि मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था, जान पहचान वाला था। झट से तुरंत रोहिणी नीचे उतर आई और उस समय उसके पति विजय बाबू घर पर नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा बूढ़ी दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, पास आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, मैंने बच्चों के लिए मिठाई लेनी है। ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ, उसे बिठाओ। मैं उधर कैसे आऊँ, मैं बाहर कैसे आऊँ? कोई आता ना हुआ, कोई मुझे देख ना ले। यानी कि औरतों को बाहर निकलने के लिए मनाही थी। ज़रा हटकर पीछे होकर मैं चिक बाँस का पर्दा उसकी ओट में बैठकर देखती रहूँगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। दादी ने आवाज़ लगाई, मिठाई वाले इधर आओ। मिठाई वाला निकट आ गया और पास आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? उसने बूढ़ी दादी से कहा कि माँ, मैं कितनी मिठाई दूँ? ये नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी हैं, लाल हरी पीली हैं, कुछ खट्टी हैं और कुछ मीठी, जायकेदार हैं, बड़ी स्वादिष्ट हैं। हाँ, देर तक मुंह में टिकी रहती हैं, एकदम घुलती नहीं हैं। बच्चे बड़े चाव से इसे चूसते हैं, गोलियों को चूसते हैं। साथ साथ ये खांसी को भी दूर करती हैं। मिठाई की विशेषता है कि खांसी को भी दूर करती हैं। कितनी दूँ? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं। पैसे की 16 देता हूँ मैं, एक पैसे में 16। दादी बोली, 16 तो बहुत कम है, तुम तो बहुत कम दे रहे हो। भला 25 तो देते कि तुम एक पैसे में 25 दे दो। मिठाई वाला बोला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह सब खैर मैं अधिक नहीं दे सकूँगा, मैं तो 16 ही दूँगा, 25 नहीं दूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी। फिर बोली कि दादी काफ़ी सस्ती दे रहा है, तुम 4 पैसे की ले लो, ये रहे पैसे। रोहिणी उन्हें पैसे देती है। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। 2 4 की दे दो, तो 4 आने की दे दो। अच्छा 25 नहीं, 20 ही सही, ना तुम्हारा भाव ना मेरा। तुम 16 दे रहे हो, मैं 25 मांग रही, तो बीच का रास्ता अपनाते तुम मुझे 20 ही दे दो। अरे हाँ, अब मैं बूढ़ी हूँ, मुझे मोल भाव करना ज़्यादा नहीं आता। कहते हुए दादी के पोपला मुँह दांतों से रहित मुँह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली, हंसी आई। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम इस शहर के हो, कभी पहले तो आए नहीं या पहली बार आए हो? तुम
तुम यहाँ के निवासी तो हो नहीं कि तुम कहाँ रहती हो। दादी ने इस कथन को इस वाक्य को दोबारा दोहराने की कोशिश की कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं आया, मैं तो पहले भी आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की ओर में बैठी थी और बोली कि पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज़ लेकर आए थे। तो मिठाई वाला हर्ष, खुशी से, संशय, संदेह से और विस्मय चेहरे के भावों को देखकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे पहले खिलौने। पहले मैंने मुरली बेची, फिर मैंने खिलौने बेचे और अब मैं क्या लेकर आया हूँ? मिठाई। रोहिणी का अनुभव ठीक निकला, अंदाज़ा ठीक निकला, अनुमान ठीक निकला। अब तो उससे और कुछ बातें करने के लिए वे अस्थिर होठी, बेचैन होठी और बोली कि इन व्यवसायों को, इन काम धंधों को करके तुम्हें कितना फ़ायदा होता होगा। वह बोला, मिलता भला क्या है, इनको बेचने से मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं होता, बस खाने को मिल जाता है कि मैं 2 वक्त की रोटी खा लेता हूँ, कभी नहीं भी मिलती है, पर हाँ, इन चीज़ों को बेचकर मुझे संतोष मिलता है, सब्र मिलता है, धैर्य मिलता है और कभी कभी मुझे असीम सुख की प्राप्ति भी होती है। मैं तो बस यही चाहता हूँ। सो कैसे? वह बताओ कि तुम्हें इन चीज़ों से इतना संतोष और धीरज कैसे मिलता है? अब व्यर्थ उन बातों की चर्चा क्यों करूं? मिठाई वाला बोला कि बेकार में मैं तुम्हारा समय क्यों ख़राब करूं? इन बातों की चर्चा, वाद विवाद को क्यों करूं? उन्हें आप जाने ही दें कि उन बातों को छोड़ दें। उन बातों को सुनकर आप भी दुख होगा कि मेरे साथ जो घटना घटी है, शायद सुनकर उसे आपको भी दुख होगा। जब इतना बताया तो और भी बता दो। तो रोहिणी क्या बोली कि तुमने इतनी बातें तो मुझे बता दी, अपने बारे में थोड़ा सा कुछ और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ, बेचैन हूँ। तुम्हारा हर्जा नहीं होगा, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा और मैं मिठाई और भी ले लूँगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, बहुत गंभीर होकर, उदास होकर मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित इज्जतदार व्यक्ति था। मेरे पास मकान था, मेरा अपना कारोबार था, गाड़ी थी, घोड़े थे, नौकर और चाकर थे कि मेरे पास भी नौकर थे, सब सुख सुविधाएं थी। मेरे 2 छोटे बच्चे भी थे और मेरा सोने का संसार, यानी कि मेरे पास भी सब कुछ था। बाहर की संपत्ति का वैभव था, वैभव धन धान्य से भरपूर था और भीतर का सुख भी था। मेरी पत्नी बहुत सुंदर थी, जो मुझे प्राणों से भी प्यारी थी और मेरे 2 बच्चे थे, साक्षात खिलौने थे। उनकी अटखेलियाँ, हंसी मजाक की बातें, लीलाओं से सारा दिन घर में शोर मचा रहता था। समय की गति देखो, समय कैसे परिवर्तन हो गया। भगवान की क्या मर्जी थी। लीला मीन्स विधाता, भगवान, लीला मीन्स रचना। अब कुछ भी नहीं है मेरे पास। दादी, प्राण निकाले नहीं निकले कि मेरी तो मृत्यु भी नहीं होती, इसीलिए अपने बच्चों को खोज में निकला हूँ। पता नहीं कुछ ऐसी घटना हुई होगी उसके साथ कि उसके बच्चे और उसकी पत्नी उससे अलग हो गए। वे सब अंत में हो गए तो यही कि मेरे पास नहीं है तो इसी संसार में। आखिर कहीं ना कहीं तो जन्मे ही होंगे, कहीं ना कहीं तो उन बच्चों का भी जन्म हुआ होगा। इस तरह घुल घुट कर मरता। यदि मैं उन बच्चों को ना खोजता तो मैं भीतर ही भीतर घुटता रहता। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा, घूम घूम कर शायद मुझे मेरे बच्चे मिल जाएं। इसी सुख में, सब्र में मैं मर जाऊंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने बच्चों की एक झलक मिल जाती है कि बच्चों की जो झुंड है, बच्चों का समूह है, शायद मुझे अपने बच्चों की कोई शक्ल मिल जाए। ऐसा जान पड़ता, मालूम होता है कि जैसे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं कि मेरे बच्चे भी इनकी उम्र के हैं। शायद इन बच्चों में हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। पैसे की कमी थोड़ी ही है कि मेरे पास तो पैसा अब भी है। आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है उसी को पा लेता हूँ कि बच्चों की खुशी मैं इन बच्चों में ढूंढ लेता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की तरफ देखा। उसकी आँखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए और रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल दुपट्टा पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई की, हमें भी मिठाई चाहिए, मुझसे ले लो। मिठाई वाला बोला कि मिठाई मुझसे ले लो। यह कहकर तत्काल उसी समय उसने कागज़ की 2 पुड़ियाँ बनाई और दोनों बच्चों को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए कि रोहिणी अपने पैसों की चीज़ तो पहले ले चुकी थी, लेकिन चुन्नू मुन्नू ने दोबारा ली मिठाई तो उसके पैसे उसने भीतर से ही दे दिए। तो मिठाई वाले ने अपनी पेटी उठाई, अपना बक्सा उठाया और कहा कि अब इस बार ये पैसे नहीं लूँगा, इस मिठाई के पैसे नहीं लूँगा।
दादी बोली, अरे अरे नाना, अपने पैसे लिए जा भाई, कि बच्चों को तुमने मिठाई दी है तो इसके पैसे भी ले जाओ। जब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी समय मादक मृदुल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला उनको मिठाई देकर आगे चला गया। शायद चुन्नू मुन्नू की शक्ल में उसे अपने बच्चों की शक्ल दिखाई देती थी।